नमस्कार। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों केस देखे। इस अदालत में कई फैसले किए, लेकिन आज इस केस ने मुझे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया। इस केस की सुनवाई के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और ये मदद मैं इसलिए चाहता हूँ कि आज हम जिस केस की पैरवी सुनने वाले हैं, प्रथम दृश्य वो अपने आप में शीशे की तरह एकदम साफ है। एक ट्रक ड्राइवर जिस पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा। इस केस के गवाह भी हैं और सबूत, और एफआईआर के आधार पर मुलजिम को जेल में भेजा जा चुका है। एक ट्रक ड्राइवर की आर्थिक हालातों से हम भली भांति परिचित हैं। तो ये बात भी अपने आप में बिल्कुल साफ है कि उसके पास अपने केस की पैरवी करवाने के लिए कोई सक्षम साधन नहीं। लेकिन भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका ये कहती है कि सबको कानून के सामने समान अधिकार प्राप्त है। इसीलिए हमारी न्यायपालिका ने अपने विधान के अनुसार मुलजिम को अपनी पैरवी करवाने के लिए एक वकील दिया। इस केस का फैसला क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मैं इस केस का जज हूं और फैसला मुझे सुना है। मैं खुद भी नहीं जानता कि फैसला क्या होगा। 10 बज चुके, अदालत में इस केस का नंबर आने वाला है। तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले हम दलीलों को सुने और बाकी की बातें हम बात करें। आइए सुनते हैं।
तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो दोगे? हाँ साहब, देगा ना, पूरा साथ देगा आपका साहब। आप एक एक बात सब पूछने का साहब आपको सच बताएगा। बहुत बढ़िया। और सुनो, तुम यहीं रहना, तुम्हारी गवाही इस केस में बहुत जरूरी है। हो सर, मैं इधर ही रहेगी। मेरा बच्चा तो छूट नहीं जाता ना, मैं इधर ही रहेगी। यहाँ नहीं, वहां जाकर बैठो, बैठो वहां। हो सर। बंदी, तुम उस पर करने आ जाओ। ठीक है साहब? हाँ, ठीक है साहब। जज साहब कोर्ट में बता रहे हैं। ऑल राइट। अदालत की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 327/2021 पंजीबद्ध भगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रोसिक्यूशन, यू may begin with your opening remarks. Your Honor, with your permission, मैं हिंदी बोलो भगतराम की केस की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। Permission granted. हिंदी बोलो भगतराम इसी शहर के बाकीपुरा इलाके में रहता है। वो एक ट्रक ड्राइवर है। वो किसी भी कंपनी में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। पता नहीं क्यों वो किसी भी कंपनी का विश्वास पात्र नहीं बन पाया। हिंदी बाबा कैंसर पीड़ित। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कैंसर के इतनी बिगड़ी हालत होने के बाद भी वो कम से कम 1 माह और जीवित रह सकता था। जिस दिन हिंदी के बाप का कत्ल हुआ उस दिन हिंदी शराब के नशे में धुत कर घर लौटा। घर लौटने के बाद हिंदी के बाप ने पूछा कि क्या तुम दर्द खत्म करने का इंजेक्शन लेकर आए हैं? बस इसी प्रश्न पर हिंदी भड़क गया और उसके बाप के साथ बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हिंदी ने आओ देखा न था और गुस्से में आकर अपने बाप का गला घोटकर हत्या कर। उसी समय दरवाजे पर हिंदी का जिगरी दोस्त हसन मौजूद था। उसने मौत का सारा दृश्य देखा, यानी कि इस केस का चश्मदीद गवाह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही कहती है कि मौत गला घोटने से हुई है। इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मुंजीब अंतिम वर्ग भगतराम ताजिया के ही दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा कायम किया गया। ये साहब, ये मेरा झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। शांत बैठो। साहिब का तो झूठ बोल रही है ना। शांत बैठो। अभी क्या बात करो ना? पंडित, जैसा कि तुमने सुना, सरकारी वकील साहिबान ने तुम पर तुम्हारे पिता की हत्या का आरोप लगाया है। सरकार की तरफ से तुम्हें तुम्हारे केस की पैरवी करने के लिए भगतराम जी को तुम्हारा वकील नियुक्त किया है। क्या इस केस की जेरा सुनने से पहले तुम्हें कोई कहना है? अरे साहब, ये मैडम क्या बदतमीजी कर रही है? ये किस तरह की भाषा बोल रहे हो? अरे साहब, अपन माफी चाहता है ना, अपन ना साहब कहे करना ट्रक चलाता है। तो अभी क्या है ना साहब, 10 साल का था तब से हम लीडर की नौकरी पे लगा था। पूरा स्टेरिंग पे हाथ साफ हुआ ना अपना, तो अपन ड्राइविंग सीख गया था। अभी आखा इंडिया में ट्रक चला रहे थे, 10 साल से ट्रक चला रहा है। तो किधर भी रहा है, किधर भी सोया है, किसी से इस रात की काम किया है, तो अपना आवाज थोड़ा ऐसे ही हो गया था। रहने का स्टाइल भी ऐसे। अभी लॉकडाउन लगाना था, अभी अपन नागपुर में था। तो साहब अपना 10 साल का नौकरी साहब 1 दिन में गया था। साहब मालिक भी गाली देके भगा दिया। 8 दिन में कैसा अपन इधर पहुंचा है तुम नहीं जानता है। 8 दिन में जितना भूख से मारा ना अपन, उतना साहब 10 साल में अपने बाप का बीमारी से नहीं मरा था। भगतराम जी, आप अपने मुवक्किल को समझाएं कि इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त बर्बाद न करें। केवल इस केस से जुड़े तथ्यों को ही अदालत के सामने रखें। पंडित, जज साहब अपने सरकारी वकील साहिबा की बात में बोलने को कह रहे हैं, उस पर कुछ कहना है या मैं बोलूं? साहब अपन बोलेगा, अपन बोलेगा, अपन बताता है ना आपको अपन क्या चीज था। अच्छा, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में 5 साल से काम करेगा।
अभी लॉकडाउन में चलते ना साहब, मालिक बोला घर जाने, कोई काम नहीं है। लेकिन साहब अभी आप ही बताओ, बिना काम के कैसे क्या चलाएगा ना? वो उसके पैर में गिर गया है, अपन हाथ जोड़ा, पेट पड़ा, अपन बोला कुछ भी होएगा तो अपन करेंगे। वो मालिक बोला कि कंसाइनमेंट करके उसको लेके जाएगा तो 50,000 रुपया मिलेगा था। अभी 50,000 सुनते ही अपना हाथ फट गया था। वो अपन बोला था कि करेगा, बाद में पता चला था कंसाइनमेंट तो भांजे का है। क्योंकि सब आप नहीं पता भांजे का कंसाइनमेंट कैसे लेके जाएगा वो? उधर लॉकडाउन के टाइम पे आती नहीं, बॉर्डर पार नहीं होने लगे, गाड़ी कैसे पार करा था वो? बस सब मना कर दिया, उधर गाड़ी लेके भगा दिया था। ये मैडम अभी बोली ना था कि अपन उधर दारू पी के आया था, एकदम झूठ बोल रही था। उन उधर लौट के आया और दारू नहीं किया था। उनके पास दारू के पीने का पैसा होता तो बाप में इलाज नहीं कराता सर। बाप प्यार करते थे सब अपने बाप को, बहुत चाहता था अपने बाप को। उसकी बीमारी के लिए था 1 लाख रुपया कर्जा लिया था। तू तो लॉकडाउन हटे थे, तो चुकाई करती। तू तो लॉकडाउन नहीं होता, इधर अपने बाप का हालत बिगड़ता जा रहा था साहब। उन्होंने मिलकर ना जब नंगा कर दिया था अपने, खत्म कर दिया पूरा जिंदगी साहब। और अपना ही नहीं, अपने औरत का, अपने बच्चे का, सबका जिंदगी तबाह हो गया। मेरा बाप था और बहुत परेशान, पूरी रात तड़पता था, कुछ बता नहीं सकता साहब, बहुत तड़पता था साहब। वो जब भी रात को लौट के आता था साहब, एक एक चीज पूछता था बेटा, इंजेक्शन लाया कि नहीं लाया? बेटा इंजेक्शन दे देना। नहीं लाया इंजेक्शन। अरे तुम लोग दे दे मेरे को बहुत ये ऑनर, मैं सरकार की ओर से सबसे पहले इस केस के चश्मदीद गवाह असद वालिद करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। तुम्हारा नाम? जोर से बोलिए, सबको आवाज आनी चाहिए। बाप का नाम? उम्र? 25 साल का। तुम फंदी को कब से जानते हो? मैं फंदी को बचपन से जानता हूँ। अच्छा, तो फंदी कैसा आदमी है? फंदी बहुत अच्छा आदमी है मैडम।
क्योंकि अफजल भाई ने बोला था कि फंसी को काम मिल सकता है। बस वही बताने के लिए उसके घर गया था मैं। अच्छा, तो तुम जब उसके घर पहुंचे तो तुमने क्या देखा? जवाब दो, तुमने क्या देखा? मैंने देखा मैडम अपने अपने बाप पर जान चढ़ने वाला बंदी ये भी डेढ़ सकता उसका गला दबा रहा था मैडम, उसका गला दबा रहा था। पॉइंट भी नोटिस जैसा उसका गला तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जवाब दो, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हसरत जवाब दो। जब तक उनसे रुकते नहीं उसका बाप मर चुका था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने देखा कि फंदी अपने बाप का गला घोटकर हत्या करता? जी मैडम। उस वक्त फंदी की औरत कहाँ गई थी? वो तो नहीं पता, वो घर पर नहीं थी। हसरत, मैं किससे पूछ रही हूँ? उस शाम को जब तुम फंदी के घर गए तो तुमने देखा कि फंदी अपने बाप का गला घोट के उसकी हत्या कर रहा है? जवाब दो। जी मैडम। पॉइंट भी नोटिस जैसा। That's all. क्या बचाव पक्ष के वकील गवाह से कोई सवाल करना चाहते हैं? यस योर ऑनर। प्रोसीड। हसरत तुम काम क्या करते हो? साहब वैसे तो मैं क्लीनर हूँ, पर साहब रात की मेहरबानी करी तो ड्राइवर बन जाऊंगा। जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का जवाब दो। बहुत अच्छा। हसरत जैसा कि तुमने इस अदालत को बताया कि तुम फंदी के बचपन के दोस्त हो और उसके घर आते जाते रहते हैं, फिर तो तुम उसके घर के हालात से बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए। हाँ उसका सबसे नजदीकी तो मैं हूँ। तो क्या तुमने कभी फंदी को अपने बाप पर हाथ उठाते हुए देखा? कभी नहीं साहब, बताया ना दोनों में बहुत मोहब्बत थी। तो क्या कभी तुमने फंदी को अपनी औरत पर हाथ उठाते हुए देखा? कैसी बात कर रहे हैं साहब? फंदी जैसे शोहर को चिराग लेके ढूंढे पर भी न मिले। तो इसका मतलब हसरत तुम ये कह सकते हो कि फंदी एक अच्छा बेटा और एक अच्छा शौहर है। आप इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ हसरत, फंदी की माली हालत कैसी थी? साहब बहुत परेशान था, हालत में तो पतली थी। उसकी नौकरी छूट गई थी? जी साहब। उसने किसी से कर्ज भी लिया था? हाँ वो बताया ना राजन ने उससे। अच्छा हसरत जिस रात तुम फंदी के घर पहुंचे उससे टाइम क्या हुआ? साहब 9 बज रहे थे। 9 बजे। बड़ी टाइम क्या हुआ? नहीं साहब। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि जैसे रात तुम उसके घर पहुंचे 9 ही बजे थे? साहब मुझे अच्छे से याद है उस समय रामा शुरू हो चुकी थी। तो जिस वक्त तुम फंदी के घर पहुंचे तब फंदी के घर में अंधेरा था या रोशनी थी? हाँ साहब बहुत हल्की रोशनी थी। कितनी हल्की? हीरो पार्ट के मदद से कितनी होती है उतनी। कितनी हल्की रोशनी में तुमने ये कैसे देख लिया कि अपने बाप का गला दबाने वाला व्यक्ति फंदी ही था? अब उस समय उसके अलावा वहाँ कोई हो भी नहीं सकता था। सोच समझ कर जवाब देना हसरत। तुम्हारी गवाही तुम्हारे बचपन के दोस्त को फांसी पर चढ़ा सकती है। ऑब्जेक्शन साहब, ये मेरे गवाह पर दबाव बना रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। भगत राम जी, आप दबाव पर जोर जबरदस्ती ना करें। हसरत क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि वो व्यक्ति गला दबाने वाला फंदी ही था? हसरत क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि गला दबाने वाला व्यक्ति फंदी ही था? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन का गवाह खुद यकीन से नहीं कह सकता कि उसने फंदी को ही अपने बाप का गला दबाते हुए देखा। अच्छा हसरत ये बताओ, ये सब देखने के बाद वहां तुम कितनी देर रुके? नहीं साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, सीधे थाने भागा मैं। इसका मतलब तुमने अंदर जाकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि गला दबाने वाला व्यक्ति फंदी था या कोई और? नहीं साहब। अच्छा हसरत एक आखिरी सवाल, तुम्हारे मुताबिक जब फंदी अपने बाप का गला दबा रहा था तो जाहिर
तौर पर बंदी का बाप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, हाथ मारता होगा। नहीं साहब, वो तो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। गवाह के मुताबिक जब बंदी अपने बाप का गला दबा रहा था, तब उसका बाप अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। That's all, मिलो। आज की अदालत की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The court is adjourned. क्या बात? केस खत्म हो गया है ना? अरे अभी कहाँ बंदी? अभी तो डिफेंस थे। मेरा मतलब मेरे गवाह आएंगे। आप किसको लेके आएंगे? चला हूँ। सबसे पहले राजन सेठ को पेश करूंगा। क्या बात कर रहे हो साहब? वो खून चूसने वाला राजन सेठ को साहब, उसका घोड़ा देख के अपना सड़क जाता था। आपको पता क्या क्या दर्द इतना लेता है? यही बात तो मुझे साबित करनी है बंदी। यही बोले तो यही कि जिस वक्त तुमसे तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ, उस समय तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तुम दिमागी रूप से बहुत परेशान थे। तुमसे ऐसा बस परेशानी में हुआ। खून तो खून ही होता है ना साहब। जब उन अपने बाप का गला दबाने लगा तो अपने को पता था साहब, सिर्फ यही चाहता था कि किसी भी तरह उसको छुटकारा मिल जाएगा। अपनी जगह आप होता ना, आप भी यही करता। क्यों सोचते हो बंदी? वो एकदम ठीक कह रहे ना साहब, वो हालात ही कुछ ऐसा था। आप मेरी जगह होता ना, शायद कुछ और तरीका अपनाता उसको मारने का। जैसे साहब आप उसको जेल दे देता था और सबको बोल देता कि अच्छा से मर गया, या फिर बहुत सारा नींद का गोलियां खिला देता था। मामला उधर ही दफा दफा होता है। तुम ये सारी बातें जानते हो, तो तुमने खुद ऐसा क्यों नहीं किया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जिसमें प्लान करके मर्डर किया अपने बाप का। उस समय साहब अपने दिमाग में कुछ था ही नहीं ना साहब। क्या अभी क्या ही फर्क पड़ता है बाप? ये राजन सेठ को मदद करेगा क्या अपना पैसा के चक्कर में कुछ उल्टा सुल्टा ही बोलेगा साहब? बंदी हमें तो केवल ये साबित करना है कि तुमने अपने बाप का इलाज कराने के लिए राजन सेठ से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज किया था। ठीक है साहब। जज साहब कोर्ट में बता रहे हैं। ऑल राइट। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं राजन सेठ से पूछताछ करने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। तुम्हारा नाम? राजन सेठ। क्या काम करते हो? वैसे तो साहब अपने गल्ले का काम है, लेकिन हमें ब्याज पे पैसा भी देता है। बंदी को जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से। क्या तुमने इसे कोई कर्ज दिया था? हाँ, दिया तो था। कितना? पूरा 1 लाख रुपया साहब। 1 लाख रुपया। जी साहब। और तुम्हारे ब्याज की दर? ब्याज का मैं बहुत मालूम नहीं करता था। सच बोलूं तो सिर्फ रुपया से रहा। अच्छा राजन सेठ, एक बात बताओ, जब तुमने बंदी को ये कर्ज दिया, तो क्या बंदी ने तुम्हें ये बताया था कि वो ये कर्ज क्यों लेना चाहता है? अपने को इन बातों से कोई मतलब नहीं है साहब। अपने को सिर्फ अपना प्यार कब से मिलता है, बस अपने को किसी मतलब है। तो क्या बंदी ने तुम्हारा ब्याज का पैसा समय को चुकाया? शुरू में चुकाता था साहब, पर बाद में हमेशा बोलता कि उसका बाप ही माने, घर में खाने को कुछ नहीं, बस यही सब बात करता रहता था। अरे
बहुत परेशान था राजन सेठ। हमको नहीं मालूम साहब, परेशान तो साला हम था, हमारा पैसा वक्त तक नहीं आ रहा था। That's all you are. क्या सरकारी वकील साहिबा गवाह से कोई सवाल करना चाहिए? नो क्वेश्चन जैसा तुम जा सकते हो। योर ऑनर, अब मैं बंदी की पत्नी फूलकमल से पूछताछ करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। वो ऐसा पूछो ना। वहां नहीं, यहाँ कटघरे में आकर बात करो। अगर किरण जी ये क्या हो रहा है? वो ऐसा पूछो। फूलकमल वहां नहीं, कटघरे में आओ। राम राम साहब। वो ऐसा पूछो। तुम्हारा नाम? मेरा नाम फूलकोर है। तुम्हारी उम्र? उम्र का साहब याद नहीं मेरे को। याद करो। वो साहब मेरी माँ बोली मेरे को, जब वो दंगा हुआ था ना तभी पैदा हुई थी मैं। कौन सा दंगा, बम वाला या ट्रेन वाला? बम वाला। बम वाला दंगा। बम वाला दंगा 93 में। तो तुम्हारी उम्र हुई लगभग 29 साल। हो साहब ऐसा ही कुछ होगा। फंदी से तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? आपका भाई साहब। ए बोल रहा बोल, ए बोल बोल के बोल। कलेक्टर जी साहब ये कोई 10 साल होगा। फूलकुमल ने 10 सालों में फंदी ने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? देवा देवा साहब काय बोलता तुम्ही कधीच नाही। सच सच बोलना, एक बार भी नहीं। साहब वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पर साहब कभी एखाद बार तो हो ही जाता है ना। पर साहब मैं ऐसा करती थी ना तभी ऐसा होता था। मतलब फंदी मार डाली था। अब कोई साहब अब बताया ना, अब ऐसा इधर से मैं उसको मारती थी तो इधर से वो उसको मारता था। ये बताओ, क्या तुम्हारे ससुर की बीमारी में तुम्हारे गहने बिक गए? वो साहब बिके ना। घर के बर्तन और दूसरा सामान नहीं बिक गया? वो साहब बिका ना। तो घर की हालत कैसी थी? राम साहब जब कपड़ा बिक जाएगा, जब मकान बिक जाएगा, जब भांडे बिक जाएगा, जब साबुन बिक जाएगा तो घर का हालत कैसा रहेगा साहब तुम ही बताओ ना। ये ना बात बड़ा था। अच्छा फूलकुमल, तुम्हारे ससुर की हालत कैसी थी? मेरे ससुर के बारे में मैं क्या ही बोलेगी साहब। वो तो ऐसा चिल्लाता था मेरे को तो समझ नहीं आता था। क्या बोलता था वो? साहब वो मुझसे बोलता था मुझे जहर दे दो, मेरी जान दे दो। साहब मुझसे बोलता था कि मरण से मार दो। ऐसी बातें कब से करने लगा था वो? साहब जब वो खत्म हुआ ना उसका 1 हफ्ते पहले से करता था। साहब मेरे मर्द के पास इंजेक्शन का पैसा नहीं था, इसी वास्ते। फूलकुमल, एक बात बताओ, उसकी हालत देखकर तुम्हें क्या लगता था? साहब सच बताओ ना, तुम मेरे को तो लगता था ऐसा जीने से अच्छा तो मर जाता। अच्छा फूलकुमल, जैसे तुम्हारे ससुर की मौत हुई, तुम कहाँ थी? साहब मैं वो बगल में चावल लाने गई थी ना। लौट कर आकर तुमने क्या देखा? साहब जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरा ससुर तो खत्म हो गया है। That's all you are. क्या सरकारी वकील साहिबा गवाह से कोई प्रश्न करना चाहेंगे? अब तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं जैसा। ठीक है, इस केस की कार्रवाई चाय काल तक के लिए स्थगित की जाए। The court is adjourned. क्या था? अभी तो अपनी औरत का भी गवाही हो गया था। अगला वार किसको लेके आएंगे? मुझे नहीं लगता बंदी की उसकी कोई जरूरत पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कैसे बचेगा अपन? तो जज के माफी छोड़ देना था। आपने तो कुछ साबित ही नहीं किया। यही तो बात बोल रहे हो बंदी, यही तो मैं कमाल करूंगा। अच्छा एक बात बताओ,
क्या मैंने यहाँ मौजूद लोगों के दिमाग में ये वाली बात नहीं बैठा दी है कि तुम अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करते थे? उसका इलाज कराने के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया, अपनी बीजी के जेवर बेच दिए, घर के बर्तन बेच दिए, और तो और राजन सेठ से ऊंची दर पर कर्ज लिया। सब लोग से क्या फर्क पड़ता है? बात तो वो जज के माइंड में डाले क्या? जज के माइंड में भी ये वाली बात बैठेगी फंदी कि तुम अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अगर तुम अपने बाप को मारना ही चाहते उसे अपनी मौत पर कर देते। वैसे भी तो वो 1-1.5 महीने में मरने ही वाला था अपनी मौत। अरे साहब, अभी उससे क्या फायदा है? वो जानता है कुछ नहीं होगा। साहब, अपने अंदर जो जज बैठे हैं ना, अपने मम्मी का बोलता है साहब, ये क्यों है साहब? वो जो भी किया ना एकदम ठीक किया। एक तरफ था वो आदमी को तो छुटकारा दिलाया, आपका हालत क्या था? वो कैदी के मामले को ना था, जिसको फांसी का सजा तो दिया था पर तारीख नहीं दिया था। अभी आप ही बताओ साहब, फांसी आ गई है या 10 दिन बाद हुई, क्या इस फर्क पड़ता है? चिंता मत करो फंदी, तुम बच जाओगे। साहब, पूरा लाइफ में कभी चिंता नहीं किया, पर अभी जब मेरे को पता है, अपने को कोई नहीं बचा सकता, कोई कानून अपने को नहीं बचा सकता। जज साहब कोर्ट में पधार रहे हैं। ऑल राइट। इस केस की कार्रवाई शुरू की है। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह भोला और काशीनाथ को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। राम राम सर, बंदे आ गया मेरा दे। राधे राधे बोला। यस साहिबा। राम राम मैडम। तो तुम्हारा नाम भोला और काशीनाथ, जी हाँ मैडम। तुम कहाँ रहते हो? पहले नागपुर में रहता था मैडम, अब इधर ही रहता हूँ मैडम। तुम फंदी को अच्छी तरह जानते हो? बंदे अपना जीवन जान दोस्त है मैडम। भोला, तुम काम क्या करते हो? अंबानी करता हूँ मैडम। और फंदी पहले का काम करता था? पहले टैक्सी चलाता था, उसके आगे पिकअप और उसके आगे टैक्सी मैडम। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दो। पहले का मतलब साफ साफ होना चाहिए था मैडम। पहले का मतलब ये कि इससे पहले फंदी कौन सी ट्रक कंपनी में काम करता था? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी है मैडम। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से क्यों निकाला? कंपनी ने नहीं निकाला मैडम, उसने खुद ही छोड़ दिया। लेकिन क्यों? बंदी कंपनी वाले बोलते थे कि आप फिर ले जाओ, बंदी बोलता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और मैडम कंपनी वालों ने उसको निकाल दिया। इस बात का क्या सबूत है भोला कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते थे? सबूत हो जाए सरकार का काम है, पुलिस का काम है, आपका काम है मैडम, अपना नहीं। भोला, ये अदालत है, सोच समझ के जवाब दो। अच्छा ये बताओ कि फंदी ने इसकी खबर पुलिस को क्यों दी? बंदी को किसी घटना में नहीं करना था मैडम। मतलब अब कैसी बातें करती है मैडम? बंदी अगर पुलिस वालों को बताता तो कंपनी वाले उसको मार नहीं डालते। अच्छा ये बताओ कि फंदी ने नौकरी के लिए कहां-कहां कोशिशें की? कहां कोशिश नहीं की मैडम? सवाल नहीं, जवाब दो भोला। जवाब ही तो दिया है मैडम। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि फंदी ने कोशिश की पर उसे काम नहीं मिला? जी हाँ मैडम। तो फिर उसके घर का गुजारा कैसे चलता? उसने अपनी औरत के गहने रखे मैडम। उसके बाद इसके बाद मैडम घर के बर्तन रख डाले मैडम। उसके बाद इसके बाद मैडम शरीफ आदमी क्या कर सकता है जो फंदी करता? अच्छा, तो तुम फंदी को एक शरीफ आदमी समझते हो? ये मेरा कब से सुन रही है मैं, शरीफ नहीं है, शरीफ नहीं है, शरीफ नहीं है। जैसा देखो मैडम, मेरा वाला देखना भला मालूम उसको, उसके बारे में मालूम नहीं बोल देता। भूल
आपने वकील को समझाया कि अदालत की कार्रवाई में दखल न दें। माफी चाहता हूँ योर ऑनर। प्रोसीड। थैंक यू सर। ये बताओ कि फंदी का बाप कब से बीमार था करीब 1 साल से मैडम। और उसको क्या बीमारी थी? उसको मैडम कैंसर बोलते थे। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ऐसा फंदी बोला मैडम, उसका डॉक्टर भी ऐसा ही बोला। अच्छा, तो डॉक्टर क्या क्या बोला बताओगे? डॉक्टर बोला फंदी अपने बाप को अस्पताल में भर्ती करा दी। तो क्या फंदी ने अपने बाप को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी? जी हाँ मैडम। ये बताओ कि हॉस्पिटल में यार मुफ्त में होता था या दवाई लगती? ऐसे तो अस्पताल प्रोवाइड करता मैडम, पर भर्ती कराने का पैसा लगता था। डॉक्टर, नर्स, चाय पानी और दवाइयाँ बढ़िया से लेके आनी पड़ती थी। जब हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त में होता था तो फंदी बाजार से दवाइयाँ क्यों लेकर आता? बात ऐसी है मैडम, अस्पताल सरकारी था, उधर बीमार तो कहते थे पर दवाइयाँ नहीं रहती थी। अच्छा ये बताओ कि फंदी का बाप हॉस्पिटल में कितने दिन रहा? करीब महीना भर मैडम। उसके बाद डॉक्टर बोला अब इधर दवा दारू नहीं हो सकता, अपने बाप को बम्बई ले जा, उधर बड़ा डॉक्टर देखेगा। मुंबई। तो क्या फंदी अपने बाप को मुंबई लेकर गया? जी हाँ मैडम। लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो बेकार था। उसने कर्जा लिया था मैडम। किससे कर्जा लिया? वो राजन सेठ थे मैडम। क्या बता सकते हो कि कितना कर्जा लिया था? करीब 1 लाख रुपया मैडम। 1 लाख रुपया। बोला ये बताओ कि इस कर्जे के ब्याज की दर क्या थी? करीब 54 रुपया मैडम। ये राजन से आप बोलना किसकी नौकरी ने आती? अरे बाबा जी, सारे जन बोलते हैं कि ना तो कोई बैठ जा, रुक जा। माफी चाहता हूँ योर ऑनर। ये अपनी चेतावनी है। बोला तुमको ये ब्याज की दर ज्यादा नहीं लगती? वो यही लेता है मैडम। अच्छा ये बताओ कि मुंबई के डॉक्टरों ने क्या कहा? फंदी बोला बम्बई के डॉक्टर ने 800 रुपया फीस देने के बाद बताया कि फंदी के बाप का इलाज नहीं हो सकता। तो फिर फंदी ने अपने बाप को कहीं और नहीं दिखाया? दिखाया मैडम, अपने पड़ोस में। ये मैडम जी क्या बताया ना मेरे बताती है तुमको मेरा मतलब ना कि तुम हिम्मत वाला मानुस होगा आपको पैसा का प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो अपने सामने कार्य भी ले जाना भगत राम जी, जब तक तुमसे बोलने को ना कहा जाए चुपचाप बैठो। और ऐसे माफी चाहता हूँ योर ऑनर। बोला ये बताओ कि मुंबई से आने के बाद फंदी ने अपने बाप को कहा रखा? घर में मैडम। क्यों? हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखा? डॉक्टर बोला फंदी का बाप 1 महीने के भीतर मर जाएगा, घर पर चैन से मरने दो। तो तुमको लगता है कि फंदी का बाप घर पर चैन से मर सकता है? शायद मैडम। शायद क्यों? अगर पैसा होता मैडम, चैन से मरने और पैसे का क्या संबंध होगा? जैसे चैन से जियो और पैसे का है। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। बात ऐसी है मैडम, अगर पैसा होता तो फंदी अपने बाप को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता, मगर पैसा नहीं था मैडम। बेहोशी का इंजेक्शन? क्या तुम बताओगे कि ये इंजेक्शन लगाना क्यों जरूरी था? ये बताती है ना मैडम हमारा पापा बहुत परेशान था उसको ना किसी तरह का था अब अपने वकील को समझाया। डर के मारे होता वो मारता छोटे बच्चे के आइए एक मिनट रुको ना मैं बोल रही हूँ ना अरे बाबा क्या किया अपने वकील को समझाएंगे। वो मेरे को बोलता कोई रोना नहीं तो मार डालो बाबा क्या की? नहीं तो मार डालो मैं तुमको मेरे ससुर के बारे में क्या ही बोलेगी मैडम मैं तो बोल ही नहीं सकती मेरे को तो देखा ही नहीं जाता था अगर दोबारा आपके वकील ने इस कार्रवाई में दखल दी तो मुझे आज की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। माफी चाहता हूँ योर ऑनर। तो फंदी के पास इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं थे, जी हाँ मैडम। लेकिन मौत देने के 2 हाथ थे जी हाँ मैडम। और उसने उन हाथों से क्या किया? अपने बाप को मार डाला मैडम। क्या? अपने बाप को मार डाला मैडम। Point to be noted, जज साहब। That's all, जज साहब। क्या आप गवाह से कोई प्रश्न करना चाहते हैं? नो क्वेश्चन योर ऑनर।
आज की कार्रवाई यही स्थगित की जाती है। कल इस केस की कार्रवाई 11 बजे के बाद शुरू की जाए। The court is adjourned. अरे क्या बात, आपका भर्ती का भर्ती नहीं बोले बंदी, तुमने देखा नहीं सरकारी वकील ने बोला कि तुमसे क्या निकलवा दी। हाँ साहब, बोला बोला ना कि तुमने अपने हाथ से अपने बाप को मारा था, लेकिन बोला ऐसा कैसे बोल सकता है बंदी? अरे साहब बोला ना एकदम अपने नाम के मामले की एकदम बोला है यार, सदा आदमी हो। इस पर अम्मानी कहता है ना कि लाइट लेना सिर्फ तीन चीज, या तो काम करेगा, या खाना खाएगा, या दारू पिएगा। तो कुछ मत बोलो साहब, तो अभी तो केस में कुछ बचा ही नहीं। अभी अदालत कायदा वेट करेगी। हाँ बंदी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तुम्हारे खिलाफ है। उसमें साफ साफ लिखा है बहुत गलत होने से गले पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी है, और उसमें ये तक लिखा है कि तुम्हारा बाप अभी कम से कम 1-1.5 महीने तक और जिंदा रह सकता था। और फिर वो हजरत भी तो यही बोला ना था, उसने अपनी आंखों से देखा, अपने को गला दबा के एक बात बताया, तुम अपने बाप का गला दबा के बोला था, तुमको पता ही नहीं पड़ा था, अपना हाथ कौन से गले में चला गया। वो बोल रहा था कि इंजेक्शन दे दे, या मौत दे दे, इंजेक्शन दे दे, मौत दे दे। अपने को भी कहता है, रुको बंदी रुको। मुझे भी केवल इस बात का अफसोस है कि मैं अदालत में यह साबित नहीं कर पाया कि तुमने अपने बाप का इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने अपना सब कुछ उसके लिए दांव पर लगा दिया। अरे साहब आप चिंता मत करो साहब, कोई आपको मेहनती वाले ना माने साहब, तुमने आपको मेहनत करते देखा है साहब, तुमने आपके मौके को आपको प्यार करते देखा था। आप चिंता मत करो साहब, तुम्हारे मानने से क्या होता है बंदी? पर लोग तो यही मानेंगे ना कि मुझे कानून नहीं आता, मैं बेवकूफ हूं। Once a failure is always a failure बंदी। मुझे तो वकालत छोड़कर चले देखना चाहिए। 14 साल इस अदालत में कितने अपमान सहने हैं, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे। जब मैं इस अदालत में आता था ना बंदी, वो लोगों की मेरा मजाक उड़ाती थी नजरें। वो लोगों का मुझसे पूछना कैसे है भगत राम जी, अंदर तक छलनी कर जाता था बंदी, अंदर तक छलनी। इस अदालत के बंद कोर्टरूम की दीवारें, इस अदालत की बंद कोर्टरूम की दीवारें गवाह है मेरी 14 साल की नाकामी का बंदी, मेरी 14 साल की नाकामी का। साहब चिंता मत करो साहब, लोग तो पागल है साहब, कुछ भी बोलते साहब, लोग तो अपने को भी खूनी मानते। अपन कभी परवाह किया क्या? अपने को सिर्फ एक ही बात का परवाह है साहब कि अपना औरत, अपना बच्चा, वो अपने को खूनी ना मानता। इसका अपन गला दबाया था, वो अपने को खूनी ना मानता। आपको भी सिर्फ यही सोचना चाहिए था कि आपका जो मौके है ना साहब, वो आपको बेईमान ना माने। तुम मुझे बेईमान नहीं समझते साहब, आपको बेईमान समझ के अपन को नर्क में थोड़ी जाने का। एक बात
क्या कहा बंदी तुमने? फिर से बोला, क्या बोले तुम? अरे यही कि आदमी का अच्छा ही बुरा है, उसके इरादे से जाना चाहिए था। इरादा, इरादा, यही एक शब्द बंदी, यही एक शब्द तुम्हारे मुकद्दे की जान था। किसी भी जुर्म के पीछे वजह, इरादा, मकसद। ये मुझे क्या हो जाता, क्या कर जाता हूं मैं? ये से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई बंदी? मुझे बस यही एक सवाल उठाना था। तुम जानते हो बंदी, सत्य को यहां सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सत्य को अदालत में सिद्ध करना पड़ता है। यहां हम कटघरे में खड़े होते हैं और सत्य हमसे सवाल करता है, लेकिन महाबंदी अदालत में सत्य कटघरे में खड़ा होता है और हम सत्य से सवाल करते हैं। आप बात बोलिए साहब, कोई इंटेलिजेंट माने ना माने साहब, आपको जरूर आता है ना। लेकिन ऐसी इंटेलिजेंट का क्या फायदा बंदी तो वक्त पर काम ही ना आ सके। मेरी हालत तो उस स्टूडेंट की जैसी है जैसे आपका सब कुछ है, लेकिन वो परीक्षा में कभी पास ही नहीं हो पाया। मुझे तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं आता। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? अभी आप मेरी वकालत नहीं करेंगे साहब? ऐसी वकालत का क्या फायदा बंदी जो अपने ही मुवक्किल को फांसी के फंदे में डाल दे? साहब तो अभी आप ही अपना साथ छोड़ देंगे साहब? नहीं बंदी, मैं चाहे वकालत छोड़ दूं, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मेरा विश्वास मर जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे वकील साहब? क्या करेंगे? I got it. मैं कल बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी तरफ से इस मुकदमे में खड़ा करूंगा। बैरिस्टर गंगानाथ, बैरिस्टर गंगानाथ, वो सामने को याद आ गया साहब, आप उनका बाप का मालिक का नाम किया था। हाँ बंदी, इस शहर के सबसे बड़े वकील। साहब तो बहुत बड़ा आदमी है साहब, बहुत पैसा देता है ना। हाँ, 40,000 रुपए पर ये। वो ऑमरे साहब इतना पैसा किधर से लेके आएगा? मैं मुझे यकीन है बंदी, वो तुम्हारा मुकदमा लड़ने की कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं, उनके मरीजों को अपनी जान देने का, अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए। और तुम्हारा केस उन्हें अपनी बात साबित करने का मौका देगा। लेकिन साहब आप नहीं मानेंगे फिर क्या करेंगे साहब? मुझे यकीन है वो मान जाएंगे, और नहीं माने तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फीस ही तो लेंगे ना। अरे साहब पैसे का तो पूरा चक्कर है साहब, पैसा होता तो अपने बाप को ऐसे कम। उसकी चिंता तुम मत करो, फीस मैं लूंगा। आप देंगे साहब? हाँ, उनको बचा के आपको क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा बंदी? मुझे मिलेगा मुकदमा जीतने का सुख, वो सुख जो मुझे आज तक नहीं मिला। और बदवा तो वो बैरिस्टर साहब दे देंगे ना? नहीं बंदी, तुम मेरे मुवक्किल हो, सिर्फ मेरे। फिर छोड़ो, मैं कभी उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा, कभी लेकर आऊंगा। जी साहब। अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की है। योर ऑनर, आज से बंदीमल भगतनाथ के मुकदमे की पैरवी बैरिस्टर गंगानाथ करेंगे। ये रहा उनका वकालतनामा। पंडित, आज से तुम्हारे केस की पैरवी बैरिस्टर गंगानाथ जी करेंगे। क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है?
नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। ठीक है, सरकारी वकील साहब आप जेल कर सकते हैं। जो हमें अभी हमने सरकार और बचाव के गवाह को सुना। असर जो कि फंदी का जिगरी दोस्त है और इस केस का चश्मित गवाह, उसका भी यही कहना है कि फंदी ने ही अपने बाप का गला घोटकर हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही कहती। मेरा दूसरा गवाह भोला, जिसके बयान के अनुसार फंदी ने ही अपने हाथों से अपने बाप का गला घोटा। तो ये इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फंदी ही अपने बाप का हत्यारा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सरकारी वकील साहिबा, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हत्या का ही तो है। योर ऑनर, सरकारी वकील साहिबा ने इस केस से रिलेटेड जितने भी सबूत पेश किए उनसे कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहिबा से छोटा सा सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? फंदी की शराब पीने की आदत कितनी पुरानी है? नहीं पता ना? योर ऑनर, संभवतः किसी भी गवाह ने कोर्ट के समक्ष ये जानकारी पेश नहीं की, क्योंकि किसी भी गवाह से ये सवाल पूछा ही नहीं गया। योर ऑनर, फंदी पिछले 15 साल से शराब पी रहा है। फंदी सही कह रहा हूं मैं? जी साहब। योर ऑनर, 15 साल का शराब पीने के बावजूद ना तो इसकी औरत के गहने बिके और ना ही इसके घर के बर्तन बिके। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं आगे चला करूं, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मैं कुछ गवाहों को पेश कराने की इजाजत चाहूंगा। गवाहियां हो चुकी, अब फिर से गवाहों को अदालत में बुलाना, अदालत का कीमती समय बर्बाद करना होगा। देखिए, तथ्यों को जाने बगैर इस केस पर निर्णय नहीं हो सकता। आप गवाह को बुला सकते हैं। योर ऑनर, सरकारी वकील साहिबा ने अभी तक इस केस से रिलेटेड जितनी भी दलीलें पेश की है उसको चुनौती देने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो आपको इस मुकदमे पर फिर से विचार करने के लिए विवश कर देंगे। कौन से प्रमाण है आपके पास? योर ऑनर, ये देखिए, 500 रुपए की रसीद जो मुंबई के मशहूर डॉक्टर रविंद्रनाथ ने फंदी के बाप को देखने के लिए फीस के रूप में लिखी। योर ऑनर, और ये रही उसकी रिपोर्ट। योर ऑनर, ये सारे तथ्यों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, बिना तथ्यों को जाने इस केस का निर्णय करना असंभव है। आप अपने गवाह को बुला सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर, मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम ब्रह्मदेव है? जी हाँ। आप फंदी को कैसे जानते हैं? जी मैंने फंदी के पिता का इलाज किया था। फंदी के बाप को कौन सी बीमारी थी? उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर था। क्या फंदी ने अपने बाप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया? जी हाँ। क्या फंदी हॉस्पिटल में अपने बाप को देखने आता था? जी हाँ, फंदी सुबह शाम रोज देखने आता था। फंदी ने अपने बाप को हॉस्पिटल में कितने दिनों के लिए एडमिट कराया? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने बाद डॉक्टर साहब फंदी का बाप कहाँ चला गया? जी मैंने फंदी को अपने पिता को बम्बई ले जाने की सलाह दी। आपने किसी डॉक्टर वगैरह का पता तो दिया होगा? जी बिल्कुल, मैंने डॉक्टर रविंद्रनाथ का पता दिया। उन्होंने डॉक्टर रविंद्रनाथ की फीस की रिसीप्ट और रिपोर्ट हम दोनों ही कोर्ट में सबमिट करा दी। तो हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविंद्रनाथ फीस कितनी ले रहे? आमतौर पर तो 800 रुपये लेते हैं। डॉक्टर साहब, मुंबई से लौटने के बाद क्या आपने फंदी के बाप को देखा था? जी हाँ। उनकी हालत कैसी थी? उनकी हालत बहुत गंभीर थी। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ऐसी हालत में फंदी का बाप कितने दिन और जिंदा रहता? वो
ये दर्द मुझसे अब सहन नहीं होता। या तो इसका कोई इलाज बताइए या मुझे मार डालिए। वो अक्सर आपसे ये सब कहा करते थे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कैंसर के मरीज को दर्द से छुटकारा दिलाने का क्या उपाय है? वैसे तो इस बीमारी का कोई शर्ती इलाज नहीं है, पर हाँ, मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर ऐसे मरीज को कुछ समय तक दर्द से राहत जरूर दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, घर पर जाकर इंजेक्शन लगाने की कितनी फीस लेते हैं? जी मैं 300 रुपये देता क्या आपने फंदी के बाद कोई मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए थे? हूँ। जी हाँ, बम्बई से लौटने के बाद 15 दिन तक मैंने इंजेक्शन लगाए। और लगभग एक दिन में कितने इंजेक्शन रखते होंगे? लगभग 2 से 3। 2 से 3 और 15 दिन तक। जी बिल्कुल। 300 रुपए फीस, तो लगभग 13-14 हजार रुपए। ऐसे ही मान लीजिए। फंदी आपकी फीस बराबर देता रहा? जी हाँ, फंदी मेरी फीस एकदम बराबर देता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना चाहूँ। जी पूछिए। यदि कानून आपको इस बात की इजाजत देता कि आप फंदी के बाद को दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे जहर दे सकते, तो आप क्या करते? वकील साहब, पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके इस सवाल का जवाब मैं ऐसे डॉक्टर को या अपनी पर्सनल नजर पर, मतलब ये कि अगर एक डॉक्टर की नजरिए से बताऊं तो ऐसे मरीज को मैं जब तक इंजेक्शन देकर जीवित रख पाता तब तक मैं उसे जीवित रखता हूं। और फिर वैसे तो इंडिया में यूथनेशिया लीगल नहीं है, पर हाँ, अगर मैं अपनी पर्सनल रखता हूं तो ऐसे मरीज को मैं मौत देने की सलाह देता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड बाय यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, योर विटनेस। क्या सरकारी वकील साहिबा गवाह से कोई सवाल करना चाहते हैं? नो क्वेश्चन जैसा। डॉक्टर साहब, आप जा सकते। योर ऑनर, इस मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का? फंदी को इससे क्या लाभ होने वाला था? क्या फंदी ने अपने बाप की हत्या की कोई योजना बनाई थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस मुकदमे का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या फंदी ने अपने बाप की हत्या की? क्या उसने ऐसा पूरे होश में किया? लेकिन क्यों? प्रोसिक्यूशन साहिबा, यहीं से तो सवाल उठता है कि क्या फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का था? फंदी और उसके बाप के संबंध तो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो फंदी, तुम अपने बाप के साथ बैठकर शराब पीते थे ना? हाँ साहब, रोज रात को पीता रहता हूँ। योर ऑनर, इसके बावजूद दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन साहिबा, इसलिए ये कहना कि किसी द्वेष या कटुता के कारण फंदी ने अपने बाप की हत्या कर दी, ये कहना गलत होगा। और ये कहना भी गलत होगा कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का था। इसके विपरीत फंदी तो चाहता था कि उसका बाप बच जाए। योर ऑनर, फंदी ने क्या कुछ नहीं किया अपने बाप को बचाने के लिए। अपनी औरत के गहने बेचे, अपने घर के बर्तन बेचे, और यहाँ तक कि राजन सेठ से 1 लाख रुपए कर्जा लिया। योर ऑनर, एक ट्रक ड्राइवर कि जिसकी नौकरी चली गई हो, उसकी हैसियत ही कितनी होती है। योर ऑनर, पर फंदी अपने बाप से बहुत प्यार करता था। तो फंदी करते थे ना? हाँ साहब, बहुत ज्यादा योर ऑनर, इसलिए फंदी ने अपनी हैसियत की परवाह किए बगैर अपनी हैसियत से कहीं आगे बढ़कर अपने बाप का इलाज कराया। प्रोसिक्यूशन साहिबा, क्या सिर्फ इसलिए कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का था? पर हत्या तो हुई है।
और यदि कोई जानबूझकर पूरे होश में कानून के परिणामों को जानते हुए अपने बाप का गला घोटे तो उसे हत्या नहीं तो और क्या करिएगा? प्रोसिक्यूशन साहिबा, मैं भी अंत में इसी महत्वपूर्ण पहलू पर आना चाहता हूँ। योर ऑनर, जैसा कि चश्मदीद गवाह हसरत करीमुल्लाह ने बताया कि उसने फंदी को घाट पर लेकर अपनी बाप का गला दबाते हुए देखा और इस बात को प्रोसिक्यूशन ने काफी हाईलाइट किया। योर ऑनर, लेकिन उसने ये भी बताया कि फंदी का बाप घाट पर चुपचाप लेटा रहा। आती हुई मौत को देखकर भी फंदी के बाप ने खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। योर ऑनर, ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे कोई मनचाही वस्तु में नहीं हो। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन साहिबा, क्या ऐसी मृत्यु को हत्या देना सही है? हत्या तो तब होती है जब किसी ऐसे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी जान ले ली जाए जिसके मन में जीने की इच्छा हो, हुकूमत हो। और यहाँ तो मरहूम नवरत राम के मन में जीने की रत्ती भर इच्छा नहीं थी। वो तो खुद अपने मौत की राह देख रहा था। वो तो रोज अपने बेटे से अपनी मौत की भीख मांगता था। प्रोसिक्यूशन साहिबा, हत्या के किसी भी मुकदमे में इस तरीके से गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर मौत मांगने का सवाल नहीं उठता। योर ऑनर, एक कैंसर के मरीज की वास्तविक मृत्यु तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। कैंसर का पता चलने से लेकर वास्तविक मौत आने तक कैंसर का मरीज हर घड़ी हर पल घुट घुट कर पड़ता है, दर्द से चीखता है, चिल्लाता है। उसका और उसके आसपास सभी का जीवन नरक के समान होता है। प्रोसिक्यूशन साहिबा, एक कैंसर का मरीज अपनी लाज होता है। योर ऑनर, इस मुकदमे में इन सब पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। That's all, Your Honor. योर ऑनर, अभी बचाव पक्ष के वकील साहब ने अपनी दलीलें दी जो सुनने में काफी रोचक थी। मैं अदालत में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मौजूदा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए और मौजूदा कानून व्यवस्था फंदी को हत्यारा ही मानेगा। अभी वकील साहब ने एक सवाल उठाया कि फंदी का बाप मरना चाहता था, वो लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत मांग रहा था। फंदी ने जब उसका गला घोटा तब उसने अपने बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं। संसार में दुखी होकर लोग मौत ही मांगते हैं। यहाँ बैठे सारे लोग अपने जीवन में दुखी होकर कभी न कभी मौत मांगे ही होंगे, तो क्या उन्हें मौत दे दी जाती? यदि ऐसा होता तो ये सवाल यहाँ नहीं होते। एक औरत का जवान बेटा जब मर जाता है तो छाती पीट कर रोती है, गिड़गिड़ाती है, सबसे मौत की भीख मांगती है। उस समय यदि कुछ लोग उसे मौत दे भी तो वो उसका तनिक भी विरोध नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मौत दे दी जाए, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि समय हर दर्द को मरहम की तरह मिटा देगा। दर्द होता है, चाहे वो कैंसर के घाव का हो या जवान बेटे की मौत का। यदि दर्द के नजारों से समाज यूं ही घबराने लगे तो हजारों आत्महत्याएं और कत्ल रोज होने। इसलिए यह सवाल भावना का होने के बाद भी ये सवाल पहले कानून और व्यवस्था का है और इस मामले को भी इसी नजर से देखा जाना चाहिए। इस मामले में दर्द से छुटकारा पाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जो बात कानून नहीं है उसको यहाँ छेड़ना अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करना होगा। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मौजूदा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही इस पूरे मामले का फैसला किया जाए। That's all, जज साहब। योर ऑनर, मैं
सवाल पूछना चाहता हूं। आज प्रोसिक्यूशन साहिबा आप क्या मनुष्य कानून के लिए है या कानून मनुष्य के लिए? यदि कानून इसी तरह जड़ और पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा तो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में न्याय कैसे चलेगा? मैंने आज ही के अखबार में एक खबर पढ़ी कि शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने दर्द से छुटकारा देने के लिए अपने कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ता बेजुबान होता है लेकिन फिर भी उसके मालिक से उसका दर्द देखा नहीं गया। और यहाँ तो तरुण भगत राम पिछले 10 सालों से कैंसर का दर्द झेल रहा था। वो रोज अपने बेटे से अपने मौत की भीख मांगता था। प्रोसिक्यूशन साहिबा, जब उस व्यक्ति का दर्द से छुटकारा देने के लिए अपने कुत्ते को गोली मार देना कानून की दृष्टि से कोई अपराध नहीं, तो ऐसी हालत में बंदी ने अपने बाप की हत्या कर दी तो वो अपराध क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि वो अपराध क्यों? इस मुकदमे में ये सब पहलू और मानवता का जो संदर्भ सामने आया है उसी के मद्देनजर कोई फैसला करना उचित होगा। I rest my case, Your Honor. नगार जी, आपकी बात का, आपकी दलीलों का मैं क्या उत्तर दूं? मेरी समझ नहीं आई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सबूतों के आधार पर ये अदालत बंदी को मुलजिम तो मानती, हालांकि ये हत्या का मुकदमा है और इस केस का जजमेंट फैसला मुझे करना। लेकिन एक जज होने के साथ साथ मैं एक इंसान हूं जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं, वो दर्द को महसूस करता है। उसी दर्द को बंदी ने भी महसूस, अपने दर्द के बाप का दर्द बंदी से नहीं देखा और उसने अपने बाप को उस दर्द से निजात दिलाने के लिए हत्या कर। कई विकसित देशों में इस प्रकार की हत्या को वैध कर दिया, लेकिन भारतीय कानून आज भी आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या को भी अपराध मानता है। किसी भी व्यक्ति को दर्द से छुटकारा दिलाना ये हमारा कर्तव्य। हालांकि मुझे इस केस का फैसला आज ही सुनाना है, लेकिन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं क्या फैसला दूं मुझे समझ में नहीं आया। शायद इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब? साथियों, ये थी हमारी प्रस्तुति संधि। तो सवाल आपके समझ छोड़े हैं, उत्तर ना मेरे पास है ना जज के पास है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जहां आपको जवाब मिले दीजिएगा सर। आइए आपको इस नाटक के कुछ पात्रों से मिला होगा। वकील व्यास पे हमारे साथ थी गीतांजलि के एसोसिएट हैं अभिषेक। हसरत के हमारे साथ है दिव्यांश, भोला पे आकाश, डॉक्टर ब्रह्मदेव पे ओम, हमारे जज विमल वर्मा, हमारे अंजलि उमंग, हमारा फंडी सिद्धांत व्यास,
सच के साथ बहस करने वाले हमारे वकील गंगानाथ अनीश शर्मा। 14 साल बाद जिनको केस मिला वो भगत राम है, संदीप नागर। व्यवस्था में भी कभी कभी खूबसूरती ढूंढ लेना, हंसी ढूंढ लेना, वो काम कर रही थी हमारी फूल कुंवर यानी कि हमारी मैत्रेयी। और राजन सेठ के रोल में हमारे साथ थे मोहित। एक और बहुत जरूरी व्यक्ति है जिसने नाटक में हमारी बहुत मदद करी, उनका नाम है संजय अरोड़ा जी, जो कि लाइव पे थे। दादा आप अगर मंच पे आ रहे हैं, अगर हो तो संजय दा, अच्छा संजय दा बाहर है। और ये किस्सा कोई के ताने बाने को जिसने बुना वो मैं, इस नाटक का निर्देशक बना। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हमारे परम पूज्य दादा हमेशा कहते थे कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नाटक को लेके एक नई जगह में, तब तक के लिए अलविदा।